हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। कल हमने पढ़ा था मेसलसन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने जाना था कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये प्रूव किया था कि येस, डीएनए रेप्लिकेशन इज़ सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स कि डीएनए जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा उसमें एक स्ट्रैंड जो होगा उसका वो पेरेंटल होगा और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। ओके, लेटर टेलर ने एंड उनके कोलीग्स ने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्रोमोसोम्स में भी जो होता है वो भी सेमी कंजर्वेटली ही होता है। सो आज हम एक न्यू टॉपिक लर्न करेंगे, द मशीनरी एंड द एंजाइम्स विच हेल्प्स फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, एनसीईआरटी का ये टॉपिक है कि वो एंजाइम्स और मशीनरी जो रेप्लिकेशन में वर्क करती हैं और हेल्प करती हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे ई कोली का, उससे हम समझेंगे। ई कोली जो कि एक प्रोकैरियोट है, सो इसमें रेप्लिकेशन जो होता है उस प्रोसेस के लिए रिक्वायर होता है कैटलिस्ट मींस एंजाइम्स। ओके, सो जो मेन एंजाइम इसमें है जो रेप्लिकेशन करा रहा है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, ये एक तरीके का क्या है, एंजाइम है। ये डीएनए को ही टेम्पलेट की तरह यूज़ करता है। सो इसका नेम दिया गया है क्या, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो मेन एंजाइम इसमें यही है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, इसका 3 काम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि आपको ये तीनों चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। पहला ये है कि ये यूज़ करता है डीएनए को ही एज अ टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये हाईली इफ़िशियंट होता है। तीसरा इसका फंक्शन और ये इसका वर्क ये है कि ये जो कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को वो सिर्फ एक डायरेक्शन में करता है, जो कि है 5 to 3 प्राइम। ओके, ये तीनों ही पॉइंट्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ये लर्न होने चाहिए। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो कि हाईली इफ़िशियंट है। क्यों हाईली एफिशिएंट है, क्योंकि इसको कैटेलाइज करना होता है पॉलीमराइजेशन को, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इसमें इसको ऐड करना होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ठीक है, ऐड करना होता है और तो और इसको एक्यूरेसी के साथ इसे ऐड करना होता है। ठीक है, ई कोली का जो कंटेंट है डीएनए का वो है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स का, और ह्यूमंस का क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स का। ठीक है, ई कोली में जो एक रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है पूरी तरह से वो कंप्लीट होती है 38 to 40 मिनट्स में। ठीक है, मीन्स इसका एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होगा वो कम से कम 2000 बेस पेयर का होगा पर सेकेंड्स में। ठीक है, सो इसका जो पॉलीमराइजेशन रेट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है और हाईली एक्यूरेट होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो म्यूटेशंस हो जाएंगे रेप्लिकेशन में। अगर म्यूटेशंस हो जाएंगे रेप्लिकेशन में तो फर्दर डिजीज़ कॉज करेगा क्रोमोसोमल। ओके, सो यहाँ पे ये टॉपिक ये रहा कि क्या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या इसके वर्क है। तो ये हाईली इफ़िशियंट है। दूसरा, ये डीएनए को ही यूज़ करता है एज अ टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन। और तीसरा कि जो ये कैटेलाइजेशन करता है, कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में करता है। वो डायरेक्शन है किसका, 5 to 3 प्राइम का। अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर पॉलीमराइजेशन करते वक्त अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है रेप्लिकेशन में तो वो म्यूटेशन को लीड करता है। ठीक है, म्यूटेशन मीन्स सडन चेंज इन द जीन सीक्वेंसेस। ठीक है, या बेस पेयर्स। अब रेप्लिकेशन बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, बहुत एनर्जी लगती है रेप्लिकेशन के लिए। तो डीएनटीपीज़ यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है, इसके 2 फंक्शंस होते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में अगर कोई भी चीज़ गिवन है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डीएनटीपीज़ मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन ये कि ये खुद सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे और दूसरा ये कि ये पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि रेप्लिकेशन ईजिली हो पाए। अभी बताया ऊपर मैंने कि रेप्लिकेशन जो है वो बहुत ही एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें एनर्जी लगती है। एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बहुत सारे और भी एंजाइम्स रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक ही एंजाइम से रेप्लिकेशन नहीं कंप्लीट होता। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है उसको अगर हम रेप्लिकेट करने चलें
तो उसके जब 2 स्ट्रैंड सेपरेट होंगे ना इंटायर लेंथ में, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को नेचर ने इस तरह से रिजॉल्व किया कि ये एक साथ पूरी डीएनए की लेंथ जो होती है ना वो ओपन नहीं होती, थोड़ी सी होती है, ठीक है। अगर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, जिसे हम कहते हैं क्या, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पे इसका लेबलिंग करी है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा रहती तो टोटली ये पूरी लेंथ से नहीं सेपरेट होता डीएनए, पूरी लेंथ इसकी सेपरेट नहीं होती डीएनए की, बीच में थोड़ा सा पोर्शन ओपन होता है, वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। स्ट्रैंड्स आपको याद होने चाहिए कि कंटिन्यूअस सिंथेसिस किस टेम्पलेट पे हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस किस पे हो रहा है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जो हो रहा है वहाँ पे जो फ्रैगमेंट्स बनती हैं डीएनए की न्यू, उन्हें ही हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस में बनती हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट डीएनए ये शो हो रहा है, टेम्पलेट मीन्स पेरेंटल डीएनए है, और ये सब जो सेगमेंट्स बन रही हैं, ये सेगमेंट जो बन रही है न्यूली सिंथेसाइज्ड होंगी, ओके। यहाँ कंटिन्यूअस हो रहा है सिंथेसिस, यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। इन सब का भी आपको हर हाल में पोलैरिटी लर्न होना चाहिए। जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ऑन वन स्ट्रैंड टेम्पलेट विद द पोलैरिटी 3 to 5 प्राइम की जो पोलैरिटी है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। 3 to 5 कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। आपको इस स्ट्रैंड के जो टेम्पलेट हैं, टेम्पलेट की जो पोलैरिटी है स्ट्रैंड की, वो आपको लर्न होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है या फिर ट्रांसलेशन होता है किस डायरेक्शन पे, तो ये आपको पोलैरिटी लर्न होनी चाहिए कि टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3 to 5 प्राइम the replication is continuous, okay, while on the other the template with polarity 5 to 3 prime it is discontinuous यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनेगी, ओके। ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। यहाँ पे दूसरा एंजाइम भी मेंशन हुआ है, डीएनए लाइगेज, जिसका वर्क क्या है, जो डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स दैट इज़ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनी है उनको ज्वाइन करवा देना, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रेप्लिकेशन जो होता है वो खुद ब खुद शुरू नहीं हो जाता, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से ये इनिशिएट नहीं हो सकता। ऑल्सो रेप्लिकेशन डजंट इनिशिएटेड रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए, ठीक है। रेप्लिकेशन जो है वो किसी भी रैंडमली प्लेस पे डीएनए पे नहीं इनिशिएट हो सकता, ना ही अपने आप या सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। देयर इज़ अ डेफिनाइट रीजन इन द ई कोली वेयर रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनाइट रीजन होता है डीएनए पे जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उस रीजन को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका ORI होता है, ओके। अभी तक हमने पढ़ा था ई कोली के एग्जाम्पल को लेके, हम अभी तक ये सारी चीज़ें समझे थे। अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की, मतलब समझ लीजिए आप ये यूकैरियोट्स तो ह्यूमन्स ही मान लीजिए। तो जो रेप्लिकेशन होता है, सो ह्यूमन्स में या यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है वो सेल साइकिल के एस फेज़ में होता है। एस फेज़ मीन्स सिंथेसिस फेज़ में होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन एस फेज़ ऑफ द सेल साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार ये नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि रेप्लिकेशन किस फेज़ में होता है सेल साइकिल के, तो वो होता है एस फेज़ में। इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंथेसिस फेज़, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड द सेल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। रेप्लिकेशन जो डीएनए का होता है और जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न साइकिल होती है, ये दोनों ही हाईली कोऑर्डिनेटेड होती है। अगर ये नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो पॉलीप्लॉइडी होगी, मीन्स क्रोमोसोमल एनोमली। एनोमली मीन्स एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होगी, जिससे मल्टीपल डिजीज़ कॉजेज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि टर्नर सिंड्रोम हो गया, एट्सेट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।